हाय गाइज, आप सभी का हमारे सिव एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम कंटिन्यू पिछले दिनों से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। उसके अंदर हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, चैप्टर 3 हमारा चल रहा था। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कच्चे माल की खोज। आखिर पहले निर्यात आयात भी हुआ होगा, सोने चांदी से बर्तन भी बनाए होंगे, उन्होंने गहने भी बनाए होंगे, स्फटिक पत्थरों के चूर्ण मिलाकर फेयाज भी तैयार किया होगा। लेकिन ये लोग कच्चा माल कहाँ से लेके आए होंगे, ये वाली चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप सभी इस चैनल पर बने रहिए, पूरे वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपके समझ में आए। और जहाँ भी आपको डाउट हो वहाँ पर आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। हमारा आज का टॉपिक है कच्चे माल की खोज। कि कच्चा माल की खोज उन्होंने की, पर कैसे की। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करते हैं। कि हमें जो ये मिला है कच्चा माल, ये कहाँ से मिला है, या तो ये प्राकृतिक रूप से मिले होंगे। अगर ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिले तो किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करते होंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। लकड़ी क्या है, कच्चा माल है। क्यों है? क्योंकि लकड़ी से हम और चीज़ें भी बना सकते हैं। जैसे फर्नीचर बनाया तो फर्नीचर के लिए कच्चा माल कहाँ से आया, लकड़ी कहाँ से आई, पेड़ों से आई। पेड़ हमें कहाँ से प्राप्त हुए, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हुए। फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर हम किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, क्योंकि कपास से थोड़े ना डायरेक्ट धागा बनता है। धागा बनाने के लिए हमें सबसे पहले कपास चाहिए, फिर कपास के जो बीज है वो निकाले जाते हैं, फिर उसके बाद उसको मशीन के द्वारा तैयार किया जाता है। उसको तैयार करने के बाद उसको वापस धागे के अंदर चेंज किया जाता है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो कपड़ा तैयार करने के लिए कपड़े का कच्चा माल कौन सा रहा, कपास। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। कपास जैसी खेती, ये वाला तो हमें कपास सबसे पहले कहाँ मिला था, मेहरनगढ़ में हमें कपास प्राप्त हुआ था। तो एक कपास तो वहाँ से ले लेते थे, लेकिन इन्हें बहुमूल्य चीज़ें जो इन्हें दूसरे गांवों से, दूसरे शहरों से, नगरों से इन्हें आयात करना पड़ता था, ताकि ये उन बहुमूल्य चीज़ों का वहाँ से आयात करते थे, लेते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते होंगे, क्योंकि तांबा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, खेतड़ी, सिंगाना, डाबला के पास सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। तो शायद ये लोग राजस्थान से, कौन से लोग, हड़प्पा वाले लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, राजस्थान से करते होंगे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी ये तांबे का आयात किया जाता था। तांबे का आयात कहाँ से करते थे ये, एक तो राजस्थान से, एक ओमान से, दो जगहों से तांबे का आयात किया जाता था। क्वेश्चन ये बन सकता है कि तांबे का आयात कहाँ से किया जाता था, तो राजस्थान और ओमान से। कांसा बनाने के लिए
तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। टिन का आयात कहाँ से किया जाता था? ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कहाँ कहाँ से किया जाता था? कर्नाटक से। और बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से किया जाता था? गुजरात से। और ईरान और अफगानिस्तान, बहुमूल्य पत्थर का आयात कहाँ से किया जाता था? गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान। यहाँ से लोग इन चीज़ों को आयात करते थे। अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो नगरीय जीवन था वहाँ के लोग शायद शासक रहे होंगे। अगर वो शासक थे तो वो दूर दूर से सामान का आयात करते थे, बहुमूल्य चीज़ों को अपने पास रखने के शौकीन थे, बहुमूल्य चीज़ें अपने पास रखते थे, गहने जेवर बनाते थे। तो ये हड़प्पा वाले लोग, जो नगरीय जीवन के जो ये लोग थे, शायद ये इन जगहों पर, कौन सी जो हमने अभी बताई कि तांबा राजस्थान से, ओमान से, और टिन ईरान से, अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से, और बहुमूल्य पत्थर का आयात ये गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। इन चीज़ों से ये अपना आयात करते थे, व्यापार, शायद ये लोग व्यापार भी करते होंगे। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाता होगा? ये वाला खिलौना है और ये क्या है? मोहर है। ये इस प्रकार का ऐसे बैलगाड़ी टाइप में इन्हों को खिलौना भी प्राप्त हुआ था और ये इनके सिक्के हैं। तो शायद ये व्यापार करते थे, तो इनके पास क्या रहा होगा? बैल इनके पास थे, तो शायद ये व्यापार बैलगाड़ियों से करते होंगे। ये सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं और बैलगाड़ी के जो हल है उसका खिलौना भी हमें प्राप्त हुआ है। हल का खिलौना प्राप्त होने से हम यह पता लगा सकते हैं कि शायद वहाँ के लोग, कहाँ के लोग? हड़प्पा के लोग कृषि भी करते होंगे, तो इसलिए वहाँ पे हमें हल प्राप्त हुआ है। और ये आयात निर्यात करने के लिए शायद उसका बैलगाड़ी का प्रयोग करते होंगे, क्योंकि अगर इनके पास हल है तो ये बैल भी रखते होंगे, बैल से वो बैलगाड़ी भी चलाते होंगे। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की, नगरीय जीवन के जो लोग थे उनका भोजन क्या था? लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे। आज भी यही है। हमारी 75% जनसंख्या कृषक है, वो कृषि उगाती है, अनाज उगाती है और शहरों तक पहुंचाती है। अगर वो कृषक नहीं हो तो अन्न का अकाल पड़ सकता है, क्योंकि वो ही सप्लाई अपनी शहरों तक करते हैं। अगर वो ही ना करे तो शहरों वाले क्या खाएंगे? फिर वो खुद भी क्या खाएंगे? तो ऐसा ही पहले भी था। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे, क्योंकि ये उनको अपना सामान देते थे। इनसे उनको जो पैसे मिलते थे उनसे शायद अपना और बाकी गुजारा चलाते होंगे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल, सरसों उगाते होंगे। वहाँ के जो हमें पौधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे किस किस के पढ़ना है कि शायद जहाँ के पौधों के अवशेष प्राप्त हुए हैं वहाँ से शायद लोग वहाँ गेहूँ भी उगाते होंगे, जौ भी उगाते होंगे, दाल भी उगाते होंगे, मटर भी उगाते होंगे, धान भी उगाते होंगे, तिल भी उगाते होंगे और सरसों भी उगाते होंगे।
शायद ये वाली चीजें वो उगाते होंगे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, कि वो हल का प्रयोग करें, ये नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो बच नहीं पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। वो लकड़ी से बनाए गए थे, इसलिए वो लकड़ी तो उसके अंदर कीड़े लग जाते हैं तो वो मिट्टी हो जाती है, तो वो बच नहीं पाए। लेकिन हमें वहाँ के खिलौनों से पता चलता है कि शायद लोग वहाँ हल चलाते होंगे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। भाई वहाँ बारिश कम होती थी तो शायद कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती थी। शायद वहाँ पर पानी की कमी होगी, अगर पानी की कमी होगी तो वहाँ पर वो लोग पानी का संचय करते होंगे, पानी को इकट्ठा करते होंगे, फिर उसके बाद जब उन्हें ज़रूरत होती होगी तो शायद वो फसलों की सिंचाई करते होंगे। यहाँ वहाँ की सभ्यता को देखकर ये सब चीज़ें अनुमान लगाई जा रही हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे, क्योंकि पशुपालन तो वो लोग करते ही थे, तो शायद गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। आसपास क्या होते थे? तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। भाई ये एक जगह रह रहे थे, वहाँ पर इनके पास पानी संचय हुआ, जैसे ही बारिश आई उन्होंने पानी संचय किया, लेकिन ये अपने मवेशियों को और खुद वो पानी ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सकता था। जब वो सूख जाते थे, चारागाह वहाँ पर सूख जाते थे, तो वहाँ से ये दूसरी जगह चले जाते थे ताकि इनका भोजन पानी हो सके। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। बेर जैसे फलों को इकट्ठा क्यों करते थे? क्योंकि बेर जल्दी से खराब नहीं होते थे। मछलियाँ पकड़ते थे। हिरण जैसे जानवरों का ये लोग शिकार भी करते थे। तो इनकी खाने की व्यवस्था क्या क्या थी कि ये लोग फसलों के लिए पानी संचय करते थे। अगर पानी के पास इनकी कमी थी इनके पास कमी थी तो ये क्या करते थे? एक जगह रहते थे, वहाँ से जब वहाँ मवेशियों के लिए चारागाह ख़त्म हो जाते थे, पानी ख़त्म हो जाता था, तो ये क्या करते थे? दूसरी जगह चले जाते थे, वहाँ गुजारा करते थे। ऐसे ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। और ये बेर कौन से फल को इकट्ठा करके रखते थे? बेर को इकट्ठा करके रखते थे। ये मछलियाँ भी पकड़ते थे, मछलियों से भी अपना खाना बनाते थे। हिरण का शिकार भी करते थे। भाई हिरण का शिकार किससे करते थे? हिरण का ये लोग शिकार भी करते थे। अब है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कहाँ पे? गुजरात में। कच्छ के इलाके में खातिरबेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ है। धोलावीरा नगर कहाँ है? गुजरात में। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों 2 भागों में विभक्त थे। धोलावीरा नगर जो बसा हुआ था, वहाँ की हड़प्पा सभ्यता कितने भागों में विभक्त थी? 2 भागों में। वहाँ धोलावीरा नगरों को 3 भागों में बांटा गया। पहले जो हड़प्पा सभ्यता हमने पढ़ी, वहाँ पर नगरों को कितने भागों में विभक्त किया गया था? 2 भागों में। लेकिन
जो धोलावीरा गुजरात में है सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, वहाँ पर नगरों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। धोलावीरा नगर को कितने भागों में विभक्त किया? 3 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में? 3 भागों में विभक्त किया गया। और इन तीनों भागों के हर एक हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची क्या बनाई गई थी? दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। ऊंची ऊंची दीवारें बन गई, तो ऊंची दीवारें बनेंगी तो उनके प्रवेश द्वार भी बड़े बने होंगे। और कितने भागों में विभक्त किया गया था? 3 भागों में विभक्त किया गया था। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। क्या था? एक खुला मैदान भी था। तो एक नगर खुला मैदान था तो संभवतः वहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। भाई बड़ा खुला मैदान क्या काम आएगा? या तो खेल मैदान खेलने में या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए। तो शायद वह जो मैदान था खुला बड़ा, वो शायद सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किए जाते होंगे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थर खुदा गया। यहाँ पर क्या मिला? एक हड़प्पा लिपि का बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों का खुदा पाया। एक अक्षरों का एक पत्थर मिला है जिसपे बड़े बड़े अक्षर हड़प्पा सभ्यता के टाइम के लिखे गए थे। अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा गया था। अभिलेखों को किससे जड़ा गया था? लकड़ी से। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तु पर पाए जाते हैं। ये दोबारा देखना कि हड़प्पा लिपि के एक पत्थर पाया गया जिस पे बड़े बड़े अक्षरों पर हड़प्पा सभ्यता में लिपि लिखी गई है और इन पर लकड़ियों से जड़ा गया था अभिलेखों को। और एक अनोखा अवशेष कौन सा है कि हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तु पर भी पाए जाते थे। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल, ये धोलावीरा अलग है और ये लोथल ये भी गुजरात में है, लेकिन लोथल अलग स्थान है। लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ है? जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिला जाता था। लोथल में वही समुद्र किनारे है ये खंबात की खाड़ी में, और नदियों में ही बहुमूल्य पत्थर और ये कीमती पत्थर मिलते हैं। तो लोथल से हमें क्या प्राप्त हुए? कीमती पत्थर प्राप्त हुए। इन पत्थरों, शंख और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्योंकि यह पानी की तरफ था, नदियों की तरफ था, तो यहाँ पर शंख, पत्थर और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी है। क्या है? भंडार गृह भी है। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी, जो गीली मिट्टी को दबाने पर जो छाप बन जाती है, मुहरबंदी वहाँ मिले हैं। क्या यहाँ भंडार गृह में वो कहाँ मिले हैं मोहरबंदी? ये मिले हैं हमें लोथल में। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाले नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ माल चढ़ाया और उतारा जाता होगा। लोथल गुजरात में है, खंबात की खाड़ी के पास, जहाँ बहुमूल्य में पत्थर मिले हैं। ये बहुमूल्य पत्थर शायद यहाँ पर आयात और निर्यात रहा होगा। ये बंदरगाह रहा होगा प्राचीन काल का, जहाँ से माल ले जाया करता था। ये बंदरगाह हमें ये यहाँ पे प्राप्त हुआ होगा। यहाँ एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था।
यहाँ पे जो एक इमारत मिली है वहाँ पर शायद मनके बनाने का काम होता होगा। पत्थर के टुकड़े आधे बने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। वहाँ पे हमें एक इमारत मिली है। उस इमारत को देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि शायद यह मनके बनाने का कारखाना रहा होगा। पर ये क्यों माना गया है कि भाई ये इमारत मनके बनाने के कारखाने के लिए रही होगी? और कुछ काम के लिए भी तो इमारत हो सकती है। लेकिन वो अंदाज़ा इसलिए लगाया गया, वो अनुमान इसलिए लगाया गया क्योंकि वहाँ पर पत्थर के टुकड़े भी मिले हैं, आधे जो मनके बने हुए हैं, टूटे मनके बने हुए हैं, वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। मनके बनाने के जो उपकरण है वो भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इन चीज़ों सबको वहाँ पर होने से हम ये पता लगा सकते हैं कि शायद जो ये इमारत है वह मनके बनाने के काम आती होगी। फिर हमने अभी पढ़ा मुद्रा यानी मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी, ये है क्या? तो आपको ये चित्र में दिखा रखा है, ये वाली, ये आराम से आप चित्र में देख सकते हो। इसके अंदर ये मुद्रांकन या मुहरबंदी है। ऐसे कुछ शेप इसकी है जो देख लो। मुहर्रों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा। मुहर्रों का प्रयोग क्यों करते थे? मुहर्रों का प्रयोग इसलिए करते होंगे जैसे आज भी बुक मार्क चलते हैं, डब्बे के ऊपर पैक करके उसके ऊपर जो मुहर लगा दी जाती है, तो थैलों को चिन्हित करने के लिए शायद उस टाइम भी ये टेक्नोलॉजी विकसित हुई होगी कि मुहर लगा के सामान बेचने के लिए, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। क्या करते थे? गीली मिट्टी से उसको पोत कर मुहर लगाए जाते थे। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे। मुहर तो क्या होती है? मुहर वो होती है जो हम छापते हैं, लेकिन मुहरबंदी क्या होती है? मुहरबंदी होती है कि ये मुहरबंदी किसको कहते हैं कि गीली मिट्टी ली, गीली मिट्टी लेने के बाद उसके ऊपर मुहर से छाप देते थे, उसे क्या कहते? मुहरबंदी, यानी मुहर के ऊपर बांध देना, मुहरबंदी। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित हो जाता कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर ये टूट जाती तो ऐसा पता लगाया जा सकता था कि शायद सामान के साथ टूट फूट हुई हो, लेकिन इसके अगर टूटी हुई नहीं होती तो पता लगाया जा सकता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। आज भी मुहर का प्रयोग होता है जिसे हम बुकमार्क वाली चीज़ें कहते हैं। आप सभी ने यह वीडियो अच्छे से देखी होगी। आप सभी का धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन बटन दबाइए ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आप सभी का धन्यवाद। शायद आपको यह सब चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।